हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की। और इसमें हम आज चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे कोपरनिकसीय क्रांति। ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में ये हमारा चैप्टर चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। 7 चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और इसमें पिछली वीडियो में हमने महिलाओं की आकांक्षाएं, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद आदि हमने चीजों का अध्ययन किया था, वास्तुशास्त्र आदि का अध्ययन हमने किया था। तो इसी वीडियो में हम अब आगे चलेंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि देखिए इसमें वर्ड हिस्ट्री है। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये कला से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोपरनिकसीय क्रांति। तो ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य क्या है, पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया मनुष्य अलग से दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के नाम से आप परिचित होंगे। समकालीन कोपरनिक्स 1473 से 1543 तक से काम से। और ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से क्या है, भरी हुई है, और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इन्होंने यह घोषणा की और इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी समेत समेत है वो चारों ओर इस परिक्रमा करते हैं। और कोपरनिकस का एक निष्ठावान ईसाई थे, और वही इस बात से भयभीत थे यानी डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से जो परंपरावादी सोच के लोग थे, जैसे कि ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई किसी ने सुधार आंदोलन की कोशिश की, आंदोलन चलाया, सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाए, तो उसके लिए जो परंपरागत लोग होते हैं वो उसका जरूर विरोध करते हैं। और यही कारण था कि वो अपनी पांडुलिपि द रिलेशंस को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। जब वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी, और उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय भी लगा, क्योंकि इतने जल्दी पुरानी सोच बदल नहीं पाती है। और काफी समय बाद यानी आधी आबादी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस कैपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है। और कैपलर ने अपने ग्रंथ क्रास्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोली रहस्य में कोपरनिकस और के सूर्य केंद्रित सौर मंडली सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के ओर चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर प्रतिक्रिया करते हैं। और गैलीलियो ने अपना ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की क्या की, पुष्टि की। और विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा या अपनी ऊंचाइयों को छू लिया। और थोड़ा सा इनकी तस्वीर भी देख लेते हैं। कोपरनिकस का आत्म, ये इनका चित्र है। ठीक है। और ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे थे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। और यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बनाकर बरकरार रखा, वे भी दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो ईश्वर दुनिया को नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
हर इंसान के अंदर आस्था होती है और वो मानता है कि कहीं दूर ईश्वर जरूर है। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की क्या हुई, स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए जो व्याख्यान थे उनका क्या किया, आयोजन किया, जिससे अधिक से अधिक लोग उसमें सम्मिलित हो और उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो और लोग सब कुछ जाने। तो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग भी करवाया। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर क्या करेंगे, दोबारा से विचार करेंगे, यानी पुनर्विचार करेंगे। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जो जुड़े विचारों का क्या हुआ, उनका क्या पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और जो 13वीं शताब्दी, क्योंकि हम 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों को यह सुझाव था कि बर्क हार्ट की ये विचार जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो चीजें कही जाती हैं उन्हें अतिशयोक्ति कहा जाता है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करना। बर्क हार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया गया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण माने जाते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत जो मध्यकाल अंधकारमय काल था, यानी जो शुरुआत थी वह कलात्मकता थी, गतिशीलता थी और सृजनशीलता का काल था, जिसमें किसी प्रकार का, और जो विपरीत मध्यकाल आया और उसमें किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचारों का जन्म हुआ या विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुत्थान ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। यानी जो रोमन संस्कृति थी और पुरातात्विक और साहित्यिक जो वहां पे खुदाइयां हुई और वहां पे जो चीजें वहां पे सामने आई मिली, साहित्यिक जो चीजें मिली और जो पांडुलिपियां मिली, तो उनके सभ्यता के प्रति और बहुत अधिक प्रशंसा के भाव भरकर सामने आए। और लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित था। लेकिन एशिया में जो प्रौद्योगिकी था और कार्यकुशलता थी तो यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी अधिक विकास हुआ था। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में मिल चुका था, संबद्ध हो चुका था और नव संचालन की नई तकनीकों, और हम विषय 8 में देखेंगे इसे, ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। क्योंकि पहले जल यात्रा हो की जाती थी और जहाज से पानी में ही ज्यादातर पानी में चलते थे। और इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए क्या किया, आपस में जोड़ दिया। यूरोपी जो थे उन्होंने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, सिर्फ उन्होंने, ऐसा नहीं है कि यूरोपी बहुत ज्ञानवान थे, उन्होंने भारत से भी सीखा है, रोमवासियों से भी उन्होंने सीखा है
और यूनानियों से भी सीखा और मध्य एशिया, ईरान, चीन से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्र के दृष्टिकोण को क्या किया, सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, धीरे धीरे वो निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र में बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, एक पहली निजी और दूसरी क्या थी, सार्वजनिक, यानी एक पर्सनल और दूसरी थी जो सार्वजनिक थी। वह न केवल तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, जो तीन वर्ग हमने चैप्टर पढ़ा था, तो तीन वर्ग का एक सदस्य था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ, जो गिल्ड कहे जाते थे, संघ कहे जाते, सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। और 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त किया गया, और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, और पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप और अलग अलग राज्यों में ये सब बंटने लगा। और इन राज्यों के जो आंतरिक जुड़ाव का कारण क्या था, भाषा का होना था, यानी भाषा से आंतरिक जुड़ाव जो है इनका सामने आया। ठीक है। क्वेश्चन है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। इस काल की इटली की वास्तुकला, और जो हमने वास्तुकला पर ईसा में उसकी विशेषताओं की तुलना करिए। मानवतावादी विचारों के बारे में जो हमने पढ़ा, उसका अनुभव सबसे पहले इताली शहरों में क्यों हुआ, उसका अनुभव। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना करें। संक्षेप में निबंध लिखें कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उनका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। तो पहले पूरी वीडियो देखें, समझें और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो आज यहीं तक, और ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8वां शुरू होगा, चैप्टर 8। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।